हेलो एवरीवन। आज हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पहले तो श्वसन क्या है। श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण तथा विघटन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 तथा जल तथा ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसका ये ऊर्जा C6H12, इसका फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस C6O2। फिर वो कर उसका वो 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 36 ATP इसका होता है। और श्वसन की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के भार की कमी आती है। सबसे पहले ये 4 चरणों में होते हैं: बाह्य श्वसन, परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिका श्वसन। ये 4 प्रकार के श्वसन होते हैं। इनको डिटेल में पढ़ते हैं। बाह्य श्वसन क्या होता है? वातावरण तथा फुफ्फुस अर्थात फेफड़ों के माध्यम का आदान प्रदान बाह्य श्वसन कहलाता है। और परिवहन, जो शरीर की 97% ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के रूप में होता है तथा केवल 3% ऑक्सीजन की परिवहन प्लाज्मा से के रूप में होता है। तो बात करें हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है जो कि हम Fe+2 तथा ग्लोबिन से निर्मित होता है। हीमोग्लोबिन एक संयुक्त प्रोटीन है जो कि हम हिम Fe+2 तथा ग्लोबिन से निर्मित होती है। और बात करें, हीमोग्लोबिन अम्ल तथा क्षार दोनों के समान व्यवहार करते हैं। और एक हीमोग्लोबिन के अणु 4 अणु ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन जो होता है तो ऑक्सीजन के 4 अणुओं की परिवहन करता है। और बात करें हीमोग्लोबिन के श्वसनीय वर्णक कहा जाता है इसे। और O2 के परिवहन के समय Fe+2 फेरस आयरन की ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन उसका O2 के परिवहन के समय Fe2+ फेरस आयरन की ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन शरीर के 60 से 65% CO2 का परिवहन होता है और HCO3 बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और 20 to 25 परिवहन हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और 5 से 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा के रूप में होता है। अब हम अंतःस्रावी श्वसन के बारे में पढ़ लेते हैं। आंतरिक श्वसन के बारे में पढ़ लेते हैं। तब तो रक्त तथा शरीर के अन्य ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान आंतरिक श्वसन कहलाता है। और जब कोशिकाएं श्वसन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को O2 के द्वारा तोड़कर CO2, H2O और ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण कोशिकीय श्वसन कहलाता है। और अब हम बात करें तो मानव श्वसन तंत्र का ये जो डायग्राम है, जो इसमें सबसे पहले नासा है, फिर ग्रसनी है, फिर श्वासनली है, फेफड़े है, फिर डायाफ्राम, फिर वायु कुटिया, ये सब है इसमें। तो सबसे पहले हम नासा पढ़ते हैं। नासा मतलब नोज। श्वसन की प्रक्रिया नासा से प्रारंभ होती है और नासा के पृष्ठ भाग पर एक जोड़ी छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम नासा छिद्र कहा जाता है। दोनों नासा छिद्र के मध्य हाइलिन उपस्थिति पाई जाती है। नासा छिद्र के सीबेसियस ग्रंथियां तथा रोम पाए जाते हैं। रोम द्वारा वायु छानने का कार्य किया जाता है ताकि रेत के कण शरीर में प्रवेश न कर सके। और सीबेसियस ग्रंथियां म्यूकस का स्रवण करती है, जिससे नासा गुहा नम बनी रहती है। और नाक के 3 अस्थियां होती है, नेजल, मिथिला और एथेमाइंड। तो नेजल क्या करता है? अब नेजल, मिक्सिला और एथेमाइंड, ये 3 ही अस्थियां होती है नाक की। और अब बात करें ग्रसनी की, तो ग्रसनी भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी जो होती है भोजन तथा वायु का उभयनिष्ठ मार्ग है। और ग्रसनी एवं एपिग्लोटिक्स नामक ढक्कन रूपी संरचना पाई जाती है जो कि भोजन को श्वासनली में जाने से रोकती है। कई बार भोजन गलती से श्वासनली में चला जाता है, तब डायाफ्राम को लगातार संकुचन तथा शीतलन होता है। इससे एक ध्वनि का निर्माण होता है। यह ध्वनि हिचकी कहलाती है। और कंठ मतलब यह ध्वनि उत्पादन यंत्र होता है। महिला का कंठ छोटा होता है तथा पुरुषों का कंठ बड़ा होता है। पुरुषों के कंठ में एडल एपल नामक
एडोलेपल नामक विशेष संरचना पाई जाती है। पुरुषों की ध्वनि निम्न तारित्व ध्वनि या मोटी या पतली होती है, जबकि महिलाओं की ध्वनि उच्च तारित्व वाली होती है। और जब बात करें तो ये कंठ पर दो जोड़ी वाकु तंत्र पाए जाते हैं, जोड़ी सत्य वाक तंत्र और जोड़ी मिथ्या मिथ्या वाकु तंत्र। यदि कंठ के से मिथ्या वाक तंत्र से हटाया दिया जाए तो ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जन्म से गूंगे व्यक्तियों को कंठ तो पाए जाते हैं, परंतु वे वाणी का उच्चारण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके प्रमस्तिष्क में उपस्थित वाणी केंद्र विकसित नहीं होता है। और पक्षियों की जो ध्वनि उत्पादक यंत्र जो होता है, सिरिक्स कहा जाता है। पक्षियों की ध्वनि उत्पादक यंत्र को हम सिरिक्स कहते हैं। और खरगोश की आवाज को किकियाना कहा जाता है। और बात करें श्वास नली की, तो श्वास नली की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। श्वास नली कोमल और नाजुक होती है। श्वास नली पर हाइलिन उपस्थित से निर्मित सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं, जो श्वास नली के चिपकने नहीं देते। और श्वास नली फेफड़ों में जाकर 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम प्राथमिक श्वसनी कहा जाता है। और प्राथमिक श्वसनी आगे अनेक सूक्ष्म नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम ब्रोंकियोल कहा जाता है। और ब्रोंकियोल अंत में वायु कूपिया में खुलता है तथा वायु कूपिया से गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए वायु कूपिया को श्वसन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों के अंतरा पोषक पेशियां पाई जाती हैं और फेफड़ों के चारों तरफ 12 जोड़ी अर्थात 24 फसलें पाई जाती हैं। और अब बात करें डायाफ्राम की, तो डायाफ्राम के नीचे स्थित होता है, ये मांसपेशियों का बना होता है और मानव के श्वसन की प्रक्रिया विसरण द्वारा होती है। अब हम अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन को डिफरेंट पढ़ते हैं। तो अंतः श्वसन के अंतरा पोषक पेशियां या डायाफ्राम में संकुचन होता है, जबकि यही देखा जाए बाह्य श्वसन में तो अंतरा पोषक पेशियां डायाफ्राम में शिथिलन होता है। मतलब अंतः श्वसन में संकुचन होता है, जबकि बाह्य श्वसन में शिथिलन होता है। और बात करें अंतः श्वसन में वृक्ष गुहा बाहर की तरफ गति करता है, वहीं वृक्ष गुहा अंदर की तरफ गति करता है बाह्य श्वसन में। और अंतः श्वसन जो होता है, अंतः श्वसन वृक्ष गुहा का आयतन बढ़ाता है, वही बाह्य श्वसन वृक्ष गुहा का आयतन घटाता है। और बात करें वृक्ष गुहा का दाब बढ़ता है अंतः श्वसन में, जबकि बाह्य श्वसन में दाब घटता है। और बात करें सांद्रता, तो सांद्रता अंतःस्तर में घटती है। और जब बात करें सांद्रता घटती है उसमें अंतःस्तर में बढ़ती है। और विसरण के कारण गैस बाहर से अंदर शरीर के अंदर प्रवेश करती है और विसरण के कारण गैस अंदर से शरीर के बाहर उत्सर्जित करती है। इसी प्रकार के डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम डायाफ्राम सीधा हो जाता है। मतलब अंतः श्वसन में तो डायाफ्राम चपटा हो जाता है, इसी में और बाह्य श्वसन में सीधा हो जाता है। और बात करें बाह्य श्वसन में 2 सेकंड का समय लगता है, बाह्य श्वसन में 3 सेकंड लगता है और अंतः श्वसन में 2 सेकंड लगता है। और श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायुवीय श्वसन ऑक्सीजन होता है, जबकि अवायुवीय श्वसन अनऑक्सीजन। हम इनको एक बार डिफरेंट अच्छे से पढ़ेंगे कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देख वायुवीय श्वसन क्या होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे हम ऑक्सीजन या फिर वायुवीय श्वसन कहते हैं। और ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं, अवायवीय। और बात करें जो वायवीय श्वसन होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से मैट्रिक्स भाग में होता है। और यही बात करें अवायवीय श्वसन कोशिका जो होती है द्रव्य में होती है। अवायवीय जो श्वसन कोशिका द्रव्य में होती है। और अब हम देखें कि वायवीय की बात करें तो वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज में CO2, H2O तथा ATP का निर्माण होता है। तो वहीं पे अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के टूटने पर एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, जल, CO2 तथा ATP का निर्माण होता है। बात करें में वायवीय श्वसन के दौरान 36 से 38 ATP का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन के दौरान ATP के अणु का निर्माण 2 अणु का ही निर्माण होता है। ATP के 2 अणु का सिर्फ अणु का निर्माण होता है। अब बात करें अवायवीय श्वसन के दौरान क्या होता है, जब व्यक्ति अधिक मात्रा में शारीरिक कार्य करता है तब उसकी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है, जिससे फलस्वरूप कोशिका में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है।
और लैक्टिक अम्ल के कारण ही शरीर में थकान की उत्पत्ति होती है। और एथेनॉल का निर्माण बियर का निर्माण भी है। और अब बात करें एथेनॉल के निर्माण से जाइमेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। गोबर गैस का निर्माण और दूसरा है ब्रेड के निर्माण में सेकेरोमाइसीज या सेरेवेस का उपयोग किया जाता है। कुछ जीवाणु में अवायवीय श्वसन होता है, जैसे कि विनाइट्रीकरण करने वाले जीवाणु में अवायवीय श्वसन होता है। बात करें श्वसन पंथ की, तो श्वसन पंथ के 4 चरण पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र के 4 चरण पाए जाते हैं। पहला होता है श्वसन पथ के। तो पहला होता है गाइकोलाइसिस केप्स चक्र, दूसरा है क्रेब्स चक्र, तीसरा है लिंक रिएक्शन और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ये चारों याद रखना, एक एक 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ते हैं। गाइकोलाइसिस जो होता है ना, गाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथ कहा जाता है। ग्लूकोज से पाइरूवेट निर्माण की प्रक्रिया को गाइकोलाइसिस कहलाती है। एक बार हम देखते हैं कि फिर से ग्लूकोज में जो पाइरूवेट के निर्माण की प्रक्रिया को गाइकोलाइसिस कहलाती है। और गाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। और जब गाइकोलाइसिस की में पाइरूवेट के निर्माण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तब उसमें 2 एटीपी के अणु खर्च होते हैं। और पाइरूवेट के निर्माण से ही 4 एटीपी के निर्माण का 4 अणुओं का निर्माण होता है। बात करें गाइकोलाइसिस में शुद्ध एटीपी लाभ 2 एटीपी होता है। और बात करें फिर से, तो इसमें गाइकोलाइसिस में 2NADPH2 के अणु का निर्माण होता है। 2NADPH2 इक्वल टू 6 ATP। और जब हम गाइकोलाइसिस में कुल 8 एटीपी का निर्माण होता है। और ये क्या है, ग्लाइकोलाइसिस वायवीय तथा अवायवीय दोनों अवस्था में पाया जाता है। वायवीय और अवायवीय में ऑक्सीजन और विदाउट। फिर बात करें लिंक रिएक्शन में क्या होता है, इसमें पाइरूवेट का एक्सीटाइल में एग्जाइम में परिवर्तन होने की लिंक रिएक्शन कहलाता है। मतलब पाइरूवेट का जो एक्सीटाइल में जो एंजाइम में परिवर्तन होने की हम लिंक रिएक्शन कह सकते हैं। और दूसरा होता है, और लिंक रिएक्शन जो होता है ना, वो NADPH2 के 2 अणु का निर्माण करता है। लिंक रिएक्शन में 6 ATP के अणु का निर्माण होता है। लिंक रिएक्शन में ग्लाइकोलाइसिस का तथा क्रेब्स चक्र के मध्य जोड़क योजक कड़ी कहा जाता है। बात करें क्रेब्स चक्र की। क्रेब्स चक्र यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में होती है। और एसिटाइज को एंजाइम से ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया को केब्स चक्र कहलाती है। केब्स चक्र में एक जीटीपी होता है, 3 NADPH2 है तथा एक FADH2 के अणु का निर्माण होता है। बात करें एक जीटीपी जो होता है इक्वल टू 1 ATP होता है। और जब 3 NADPH2 होता है तो उस इक्वल टू 3 ATP होते हैं। और जब एक FADH2 होता है तो इक्वल टू 2 ATP होते हैं। अतः क्रेब्स चक्र के कुल 12 ATP के अणु का निर्माण होता है। अब बात करें ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए क्रेब्स चक्र को 2 बार चक्कर लगाना पड़ता है। अतः ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीजन से क्रेब्स चक्र में 24 ATP अणु का निर्माण होता है। और बात करें ETS मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन यंत्र होता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन यंत्र क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली पर होता है, जो ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता से श्वसन प्रक्रिया का निर्मित करता है। जब हम NADPH2 या फिर FADH2 तथा GTP ये सब हो, तब ये इलेक्ट्रॉन परिवहन की सहायता करता है श्वसन में और ATP को रूपांतरण करता है ये सारे। और फिर बात करें ATP का श्लेषण
माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर होता है, क्योंकि आंतरिक परत पर सक्सिनाई या हिडाई एंजाइम पाया जाता है। अब हम बात करें श्वसन से संबंधित विकार कौन कौन से हैं, तो पहला होता है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जी रोग होता है जो एक्सपेजेलम नामक कवक के संक्रमण से यह रोग होता है, और यह रोग को ब्रोंकिया में सूजन आ जाती है। इस रोग में व्यक्ति का समर्थन से परेशानी आती है, और इस रोग का उपचार ब्रोंकाडाइलाइटिस नामक ग्रंथि डायसी नामक थेरेपी होती है। इस रोग का जो उपचार है ना, ब्रोंकोडाइलाइटिस नामक थेरेपी है। और बात करें एम्पाइसीमा, तो ये एम्पाइसीमा एक क्रोनिक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, ये रोग धूम्रपान के सेवन से होता है। इस रोग में वायु कुपिकाओं की क्षति हो जाती है। इस रोग में श्वसन सतह कम हो जाती है। और अब बात करें सिलिकोसिस की, तो सिलिका की धूल से यह रोग होता है, और ये ब्रोंकिया में सूजन आ जाती है। और बात करें ब्लैक लंग्स डिसीज, तो यह रोग कोयले से होता है, अतः यह व्यक्ति के फेफड़े अंदर से काले हो जाते हैं और शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, और रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम कहलाता है। और शरीर में ऊर्जा की बात करें, तो शरीर में ऊर्जा एटीपी शरीर के में ऊर्जा के रूप में होती है। एटीपी जो होती है शरीर में ऊर्जा के रूप में होती है। जब व्यक्ति द्वारा कार्य किया जाता है तो वो एटीपी एडीपी में परिवर्तित हो जाता है। एडीपी में परिवर्तित होता है। जब व्यक्ति द्वारा भोजन किया जाता है तो एडीपी एटीपी में रूपांतरित हो जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट, जबकि एडिनोसिस का होता है एडीपी का होता है एडिनोसिस डाइफॉस्फेट। और अब बात करें मेट हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन Fe+2 की ऑक्सीजन अवस्था को कोई परिवर्तन नहीं होता है तो शरीर में O2 का परिवहन अच्छा होता है। और जब शरीर में नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तब हीमोग्लोबिन में उपस्थित आयरन की ऑक्सीजन अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जिस कारण शरीर में O2 का परिवहन धीमा हो जाता है। जिस होमोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था Fe+3 हो तो मेट हीमोग्लोबिन कहा जाता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, लास्ट हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम, जब हीमोग्लोबिन में नाइट्रेट NO3 की मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त मिश्रित हो जाते हैं। यह शरीर का रंग नीला पड़ जाता है और मानव में श्वसन की प्रक्रिया का नियमन पोन्स से स्थित न्यूमेटिक केंद्र में होता है। और फिर क्या, केचुआ, जोंक, मेंढक में श्वसन त्वचा द्वारा होता है ये। और कीटों में श्वसनिकाओं द्वारा श्वसन होता है। और जलीय जीवों में ग्लोम या गलफड़ों या गिल्स द्वारा श्वसन होता है। और मानव में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। थैंक यू।